नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें तेज। कांग्रेस अध्यक्ष से मिले नीतीश कुमार। ममता बनर्जी ने नवीन पटनायक से की मुलाकात। एनजीटी की श्री रविशंकर को कड़ी फटकार। कहा, जिम्मेदारी का नहीं एहसास। यमुना के किनारे कार्यक्रम से हुआ 42 करोड़ रुपए का नुकसान। संसदीय समिति ने आरबीआई गवर्नर को फिर किया तलब। 25 मई को पेश होने को कहा। नोटबंदी के फैसले और उसके प्रभावों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज थमेगा चुनाव प्रचार। एमसीडी की 272 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान। 26 अप्रैल को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति चुनाव से 3 दिन पहले पेरिस में आतंकी हमला। गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत। हमलावर ढेर। आईएस ने ली जिम्मेदारी। 2019 आम चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। 3 दिन पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के सिलसिले में पटना में थे। राहुल गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार इससे पहले विपक्षी एकता की कोशिश में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। उधर भुवनेश्वर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। एनजीटी ने श्री रविशंकर को कड़ी फटकार लगाई है। हरित न्यायाधिकरण ने कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये टिप्पणी रविशंकर के उस बयान पर आई जिसमें यमुना को पहुंचे नुकसान के लिए सरकार और एनजीटी को जिम्मेदार ठहराया गया था। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम से यमुना को पहुंचे नुकसान को लेकर श्री रविशंकर की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आपको मनमाने तरीके से बोलने की छूट किसने दी, ये हैरान करने वाला है। रविशंकर ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद कहा था कि उनका कार्यक्रम सारी मंजूरियों के बाद हुआ था। रिपोर्ट पर जवाब के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को 9 मई तक का समय दिया गया है। हम लोगों ने कोर्ट के आगे ये सबमिट किया है कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस रिपोर्ट के और जो कंक्लूजन रिपोर्ट है हमें सिर्फ पिछले ही हफ्ते दिया गया है। सो वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ लिटिल मोर टाइम फ्रॉम द कोर्ट to file our response to that, and the court has very kindly given us the date of 9th of May. बीजेपी सांसद महेश गिरी ने एनजीटी की टिप्पणी की आलोचना की। एनजीटी ने जिस तरह की बयान आज की है, मुझे लगता है कि एनजीटी पूरी तरह से बायस्ड हो रही है और समझ में नहीं आ रहा ये पैनल किस तरह से काम कर रही है। रिपोर्ट में जैव विविधता को भारी नुकसान की बात कही गई थी। समिति ने कहा था कि इसकी भरपाई के लिए 42 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को 25 मई को पेश होने के लिए फिर बुलाया है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें समिति के समक्ष फिर से बुलाने के लिए बीजेपी सांसदों को समझाया था। इससे पहले स्थायी समिति के सामने जनवरी में पेशी के दौरान उर्जित पटेल से कई सवाल किए गए थे। मनमोहन सिंह ने समिति के सदस्यों से कहा था कि एक संस्था के रूप में आरबीआई का सम्मान होना चाहिए और पटेल से अटपटे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। उर्जित पटेल से कहा गया था कि वो समिति के सामने फिर पेश हों और सदस्यों को नोटबंदी के बारे में बताएं, क्योंकि इस बारे में अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया था ताकि नोटबंदी के फैसले और उसके प्रभावों पर चर्चा की जा सके। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में सुलह के लिए पनीरसेल्वम गुट ने नई शर्तें रखी हैं। इसमें शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से हटाने की मांग की गई है। पलनीसामी सरकार से जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की शर्त भी रखी गई है। इधर एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एम थम्बीदुरई ने राज्यपाल से मुलाकात की। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों के विलय में नया पेच आ गया है। गुरुवार को पनीरसेल्वम गुट ने बैठक के बाद अम्मा गुट के सामने नई शर्तें रख दी हैं। इसमें शशिकला और दिनाकरन को पार्टी के महासचिव और उप महासचिव पद से हटाने की मांग की गई।
साथ ही शशिकला की अगुवाई वाले AIADM के अम्मा की तरफ से चुनाव आयोग में दायर उस हलफनामे को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें VK शशिकला को पार्टी महासचिव और TTV दिनाकरन को उप महासचिव बनाए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा ई पलानीसामी सरकार से जयललिता की मौत की CBI जांच कराने की मांग की गई है। We want him to be out with a resignation letter stating that I am not a assistant general secretary, and we want Sasikala also to get removed from the party and also from the membership. Okay, so that is our first demand, but that has not happened. They said they're just going away, but we wanted them to totally get removed from the party. And the second demand is probe needs to be organized for Amma's mysterious death. बदलते घटनाक्रम के बीच AIADMK के वरिष्ठ नेता M थम्बीदुरे ने राज्यपाल C विद्यासागर राव से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे सौजन्य भेंट बताया। கவர்னரை ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன் வழியே வேறொன்றும் கிடையாது. கவர்னர் எனக்கு ஒரு நண்பர். நான் 98 99 மத்திய அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். பிறகு மத்தியில் அமைச்சராக இருந்தார். बुधवार को पलानीसामी की अगुवाई में हुई बैठक में शशिकला और दिनाकरन को पार्टी के फैसलों से अलग रखने और पार्टी के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया था। दिनाकरन ने भी नरम रुख दिखाया है। They are not doing anything to alleviate the problems faced by the people of Tamil Nadu. Nobody is bothered about them. They are only bothered about settling their internal squabbles and ensure how to safeguard their money which they have looted from the state of Tamil Nadu. We cannot deny the fact that there is this invisible hand of the central government which is playing out in the form of these mergers, these splits and everything. दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने की कोशिश के मामले में AIADMK के उप महासचिव TTV दिनाकरन को समन सौंप दिया है। उन्हें शनिवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला नटराजन ने AIADMK की कमान अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले उन्होंने दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव बना दिया था। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम गुट ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ये पेशी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई। एजेंसी ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी उनकी पत्नी और बेटे से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि साल 2009 से 2011 के बीच उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस दौरान वीरभद्र सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री थे। NIA की मुंबई की विशेष अदालत ने ढाका आतंकी मामले में कथित भूमिका को लेकर विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते मुंबई की एक दूसरी अदालत ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला दर्ज किया है। NIA की ओर से 3 समन जारी होने के बावजूद जाकिर नाइक उनके सामने पेश नहीं हुए। NIA ने कहा कि जाकिर नाइक को भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद की जरूरत होगी। ढाका हमले के बाद NIA ने नाइक और उनके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ IPC और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत धर्म और नस्ल के आधार पर नफरत फैलाने के लिए मामला दर्ज किया है। इस बीच NIA ने एक दूसरे मामले में FBI से जुड़े मुंबई हमले के दोषी डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने की मांग दोहराई है। देश के कई इलाकों में कल 10 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। ये आतंकी गुटों से प्रभावित थे। पुलिस का दावा है कि आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये ऑपरेशन महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश ATS ने गुरुवार को दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की। ऑपरेशन में मुंबई, जालंधर, बिहार के नरकटियागंज, उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर से संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि 4 लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, बाकी लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस की और अन्य एजेंसीज की, जो कि अन्य स्टेट्स की भी एजेंसीज हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व थी, उनके साथ मिलकर इसको पहले ही इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिला के 9 लोग हैं। अभी 4 लोगों के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है
बाकी के 5 लोगों से अभी पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और किसी आतंकी गुट से इन्हें मदद नहीं मिली है। इन लोगों को साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परंतु ये सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड, अपने आप को खुद ही किन्हीं माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया है और वो इस प्रकार से कोई ग्रुप बनाया है उन्होंने जिसके कारण जो मिलकर एक घटना करना चाहते थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार पुलिस शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में युवक को जीप से बांधने के मामले में सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक जांच के दौरान उन परिस्थितियों की भी जांच होगी जिसमें ये कदम उठाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। हालांकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। ये घटना 9 अप्रैल की है। इस दिन श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव था। मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। देश भर के 14 लाख वकील आज दोपहर बाद आधे दिन की हड़ताल पर रहेंगे। गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कामकाज ठप रखने का ऐलान किया। ये लोग अधिवक्ता अधिनियम के संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित बिल में विधि आयोग की सिफारिशों को वकील विरोधी बताया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार ने कहा कि नए विधेयक में वकीलों के अधिकार को छीनकर जजों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। दरअसल कानून मंत्रालय ने विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट के आधार पर एडवोकेट एक्ट में परिवर्तन करने का फैसला किया है। इसमें कोर्ट रूम में जजों और मुवक्किलों से दुर्व्यवहार से लेकर वकीलों के हड़ताल करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बार को पूरी तरह अपंगु बना दिया गया है। बार को पूरी तरह जुडिशियरी के या दूसरे लोगों के अधीन बनाने का प्रयास किया गया है ताकि बार अपना मुंह कभी भी ना खोले। वकील एकदम 16 आना उनके गुलाम रहें और कोई अगर वकील बोले तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। भारत ने अरुणाचल के 6 जगहों के नाम बदलने के चीन के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कल भारत ने फिर साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश की हर एक इंच जमीन भारत की है और चीन को शहरों का नाम बदलने का हक नहीं है। अरुणाचल मुद्दे पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। प्रदेश के 6 इलाकों के नाम बदलने की कार्यवाही को गैर कानूनी बताते हुए भारत ने कहा कि अरुणाचल हमारे देश का अभिन्न अंग है और रहेगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और संयुक्त सचिव गोपाल बागले ने कहा, कुछ शहरों के नाम बदल देने से उनकी वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। If you rename or invent names for the towns of your neighbor, it doesn't make illegally held territory legal. So Arunachal Pradesh has always been an integral part of India and it will continue to be so. नाम बदलने के मामले में चीन की सरकार से फिलहाल भारत की कोई बातचीत नहीं हुई है। जहां तक सीमा विवाद पर इसके असर का सवाल है, तो सीमा विवाद से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच अलग व्यवस्था बनी हुई है। भारत और चीन की सीमा पर 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद का विषय है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 19 बार चर्चा हो चुकी है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा से भड़के चीन ने बुधवार को अपने नक्शे में अरुणाचल की 6 जगहों के नाम बदल दिए हैं। इन इलाकों के नामों में चीनी, तिब्बती और रोमन में मानकीकरण किया गया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद।
भारत का ये सफर लेकर आजकल हम नागालैंड में हैं और आज हम बात करेंगे कोन्याक आदिवासियों की। कोन्याक आदिवासियों को दुनिया हेड हंटर्स के नाम से जानती है। हम जानने की कोशिश करेंगे उस पृष्ठभूमि को, उस इतिहास को, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कोन्याक आदिवासी समाज की बनावट को, उनके रीति रिवाजों को। आज सिविल सर्विस डे है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनोवेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर और डिजिटलाइजेशन जैसे कई क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। 11वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरुवार को कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने के लिए कहा। साथ ही नेताओं का यस मैन नहीं बनने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में कोई कड़ा फैसला लेना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। एमसीडी की कुल 272 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 26 अप्रैल को होगी। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में उतारने की तैयारी में हैं। इस बार एमसीडी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। प्रचार खत्म होने के साथ ही दिल्ली से लगती झज्जर समेत हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले की सीमाएं भी सील हो जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी में 3 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। पूर्ववर्ती एकीकृत दिल्ली नगर निगम को 2012 में 3 हिस्सों में बांटकर उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम बनाए गए थे। एनडीएमसी और एसडीएमसी में 104 वार्ड है और ईडीएमसी में 64 वार्ड हैं। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। नई दर पिछले साल के मुकाबले कम है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कल यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। ईपीएफ के 4 करोड़ से ज्यादा अंशधारक हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों ने पिछले साल दिसंबर में ईपीएफ पर 8.65% की दर को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने साल 2015-16 में ब्याज दर घटाकर 8.7% करने का फैसला किया था, लेकिन आलोचनाओं के बाद सरकार ने इसे 8.8% कर दिया था। सीबीएसई ने स्कूल के परिसरों में किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की दुकानों को लेकर चेतावनी दी है कि स्कूल का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि स्कूल किसी चयनित विक्रेता से कॉपी किताबें खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य न करें। ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीबीएसई ने एडवाइजरी भी जारी की। इसके अलावा बोर्ड ने एनसीईआरटी की किताबों के ही इस्तेमाल पर जोर दिया है। बोर्ड को एनसीईआरटी किताबों की जगह अन्य किताबें खरीदने के लिए दबाव डालने की शिकायतें मिल रही थी। कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर मिलने की इजाजत मांगी है। ये 15वीं बार है कि भारत ने इस तरह की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के मामले में आधिकारिक तौर पर आगे की कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। पाकिस्तान ने अभी तक भारत की इन मांगों का कोई जवाब नहीं दिया है। There have been legal proceedings in Pakistan against Mr. Kulbhushan Jadhav. So, indeed, if there have been any proceedings against him, then obviously we would like to see officially the details of those proceedings. So, this is what we have sought from the government of Pakistan. And we would also, of course, like to know what is the future course of action. 5 दिनों की अमेरिका यात्रा पर गए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूएस अधिकारियों के समक्ष H-1B वीजा का मामला उठाया। अमेरिका के वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने मुलाकात के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। अरुण जेटली ने कहा कि कुशल भारतीय पेशेवरों ने अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय आईटी कंपनियों और कामगारों के मामले को उठाते हुए उन्होंने इनके काम करते रहने और दोनों देशों के लिए इसे फायदेमंद बताया। अमेरिका ने लॉटरी सिस्टम को हटाकर नया सिस्टम लागू किया है। अब मेरिट बेस पर वीजा दिया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अमेरिका के विदेश कामगारों के लिए अपने वीजा कार्यक्रम की समीक्षा भी कर रहा है।
ये फैसला वीजा के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने के मकसद से लिया गया है। H-1B वीजा की सबसे ज्यादा मांग भारतीय IT कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों और पेशेवरों को रहती है और अमेरिका हर साल 65,000 H-1B वीजा जारी करता है। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकता कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। नए कानून के तहत नागरिकता के लिए उम्मीदवारों की अंग्रेजी पर पकड़ होना जरूरी है। इसके अलावा 4 साल तक स्थायी निवासी ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता देते वक्त सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता की चाह रखने वाले भारतीयों को मुश्किल हो सकती है। पेरिस में कल रात हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। भीड़भाड़ भरे इलाके में हमलावर ने पहुंचकर सिर्फ पुलिस वालों को ही निशाना बनाया और फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में हमलावर मारा गया। 2015 के बाद से ही फ्रांस में आपातकाल लागू है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गुरुवार रात हुए आतंकी हमले में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा गोलीबारी में एक व्यक्ति भी जख्मी हुआ है। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ये घटना कैंप्स एलिसी इलाके में हुई। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। Ce que je peux vous dire de plus, c'est que l'identité de l'attaquant est connue, a été vérifiée. Je ne vous la donnerai pas parce que des investigations sont d'ores et déjà en cours avec des perquisitions pour engager des investigations et notamment s'assurer du point de savoir s'il a bénéficié ou pas de complicité. घटनास्थल पेरिस की मशहूर जगहों में शुमार है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। स्थानीय समय अनुसार बीती रात करीब 9 बजे हमलावर ने यहां पुलिस की गाड़ी पर ऑटोमेटिक बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। policier qui s'est écroulé et un policier qui est blessé, je crois. D'accord. Et vous étiez combien là dans le magasin Dans le magasin, on devait être une cinquantaine de personnes. C'était des étrangers. La plupart, ils ne comprenaient pas. Ça veut dire, ils me regardaient, ils me disaient qu'est-ce qu'il y a, what. Je leur disais, ouais, c'est bon, parce qu'ils avaient trop peur. Je dis, ouais, c'est bon, I'm killed, ils l'ont tué. आतंकी संगठन आईएस से जुड़ी न्यूज एजेंसी अमाक ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। 2015 में हुए हमले के बाद से फ्रांस आपातकाल में है। पिछले 2 सालों में हुए आतंकी हमलों में यहां 230 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। चुनाव से ठीक पहले हुए हमले के बाद पूरे देश में आतंकवाद निरोधी अभियान छेड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिजनों की जांच होगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कल ये आदेश दिया। इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई है। नवाज शरीफ की पार्टी ने इसे जीत बताया है, तो विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पूरे सबूत नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए संयुक्त जांच दल यानी JIT बनाया गया है। JIT के सामने नवाज शरीफ के साथ ही उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन को पेश होना होगा। नवाज शरीफ की पार्टी ने फैसले का स्वागत किया है। अदालत-ए-उज़्मा ने मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था कि कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। 5 जजों के बेंच ने आम राय से फैसला नहीं दिया। 2 जजों ने फैसले से अलग राय रखी और नवाज शरीफ को पद से हटाने की बात कही। JIT में संघीय जांच एजेंसी के साथ ISI और सैन्य खुफिया एजेंसी को भी शामिल किया गया है। तहकीकात 2 महीने में पूरी होगी। हर 2 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। विपक्षी दलों ने फैसले को जीत बताया है। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे और कम से कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफा दे। इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं, उन्होंने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इस बात की मिठाई खा रहे हैं आप। ये मामला पनामा पेपर लीक मामले के बाद सामने आया है। आरोप है कि 90 के दशक में प्रधानमंत्री रहते हुए नवाज शरीफ ने गलत तरीके से पैसे विदेश भेजे। इससे लंदन में फ्लैट खरीदे गए। विपक्ष का आरोप था कि विदेशी कंपनियों के जरिए इन संपत्तियों का प्रबंधन किया गया
और इनकी जानकारी छिपाई गई। इमरान खान की पार्टी समेत कई दलों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए नई प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। साथ ही सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया से फिर मिसाइल परीक्षण नहीं करने की बात कही है। परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया ने बुधवार को जापान सागर में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। साथ ही उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी थी कि अगर वैश्विक समुदाय प्रतिबंध कड़े करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। बात मौसम की। देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजधानी दिल्ली में पारा बढ़ता जा रहा है। वहीं राजस्थान में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। ओडिशा, पंजाब, हरियाणा में लू जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में तापमान कम हुआ है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। पूरा देश तपती गर्मी और लू की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्थान में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस चूरू में दर्ज किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर में 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है सर, इसमें काम वाम करना बहुत ही हालत ख़राब है एकदम। और समझ लीजिए कि ये बेल का शरबत पी रहा हूँ तो थोड़ी सी राहत मिल रही है। वहीं ओडिशा के बालनगीर में सबसे ज्यादा तापमान 44.5 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं राज्य के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। नारनौल, हिसार, पटियाला, चंडीगढ़ में गुरुवार को मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के नारनौल में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी तो ये अप्रैल का महीना खत्म होते आ रहा है, लेकिन अभी जो टेम्परेचर का पारा चढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अगले महीने सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होगा। ना गॉगल्स काम आ रहा है, ना कहीं से कोल्ड ड्रिंक काम आती है। कितना भी लस्सी पी लो, कुछ भी कर लो, धूप को हम लोग पिछाड़ नहीं पा रहे हैं। धूप हमसे आगे आगे डेली दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पारा 42.5 डिग्री और अंबिकापुर में तापमान 41.3 डिग्री तक रहा। वहीं बिहार में तापमान की गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में आंधी, तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। चीन मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप और हर्षल दानी दोनों अपना अपना मैच हार गए। प्री कश्यप को चीन के क्याओ बिन से 10-21, 22-20, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि हर्षल दानी को भी चीन के खिलाड़ी फेजियांग सुन ने मात दी। उधर महिला वर्ग में भारतीय खिलाड़ी साई उत्तेजिता राव चुक्का और कृष्णप्रिया कुंद्रावली पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। पीवी सिंधु BWF बैडमिंटन रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। सिंधु पिछले हफ्ते 5वें नंबर पर खिसक गई थी। 2 हफ्ते पहले वो करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंची थी। साइना नेहवाल एक पायदान चढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में अजय जयराम 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। सिंगापुर ओपन विजेता बी साई प्रणीत और उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत को 8-8 स्थान का फायदा हुआ है। श्रीकांत 21वें और प्रणीत 22वें नंबर पर हैं। और अब बात खास शख्सियत की। प्रसिद्ध गणितज्ञ शकुंतला देवी की आज पुण्यतिथि है। दुनिया भर में मानव कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी में नंबरों की परिगणना के लिए गजब की फुर्ती थी। उनमें गणित के सवाल बहुत ही सरलता से हल करने की क्षमता थी। एक लेखिका के रूप में उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें कई उपन्यास भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने गणित, पहेलियों और ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी अपने लेखों में लिखा। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें तेज। कांग्रेस अध्यक्ष से मिले नीतीश कुमार। ममता बनर्जी ने नवीन पटनायक से की मुलाकात।
एनजीटी की श्री श्री रविशंकर को कड़ी फटकार, कहा जिम्मेदारी का नहीं एहसास। यमुना के किनारे कार्यक्रम से हुआ 42 करोड़ रुपए का नुकसान। संसदीय समिति ने आरबीआई गवर्नर को फिर किया तलब, 25 मई को पेश होने को कहा। नोटबंदी के फैसले और उसके प्रभावों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज थमेगा चुनाव प्रचार। एमसीडी की 272 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान, 26 अप्रैल को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति चुनाव से 3 दिन पहले पेरिस में आतंकी हमला, गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत। हमलावर ढेर, आईएस ने ली जिम्मेदारी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।